हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स दैट इज पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर की विच इज पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। एक्चुअली ये आपका करंट ईयर के हिसाब से 2021 एग्जाम के हिसाब से जो कोविड सिचुएशन है उसकी वजह से आपका पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है। आपका लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर फोर्थ। ओके, चैप्टर फिफ्थ आपको नहीं इस बार पूछा जाएगा, नहीं आपको आएगा। ओके, सो चैप्टर फोर्थ इज ऑल अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली मूवमेंट्स? मूवमेंट्स क्या होता है? आप लोग अगर आई आई डाउट सब लोग करते होंगे, न्यूज़ फॉलो करते होंगे, बट फिर भी आपको अगर नॉलेज होगा तो कुछ 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 जस्ट ये हमारा सब लॉकडाउन चालू होने के पहले ही, कुछ टाइम पहले की बात है। लॉकडाउन जस्ट एकदम फुल फ्लैश चालू होने से पहले दिल्ली में एक तरह से रायोट्स हो गए थे एंड रायोट्स रायोट्स जब हुए थे उसके जस्ट पहले, वो रायोट्स के पहले वो पब्लिक उतनी कहाँ से आई थी? तो देवर फाइटिंग फॉर some of the things which they don't like about the government। गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस के खिलाफ उन्होंने वो रैली निकाली थी जो बहुत ही वायलेंट टर्न हो गई थी, जो बहुत ही गलत डायरेक्शन में चली गई थी। तो वो एक्चुअल में एक तरह का मूवमेंट हो सकता था, अच्छा सक्सेसफुल, लेकिन वो उन्होंने गलत डायरेक्शन में जाके एक रैली का जो पूरा गलत फायदा उठाया, डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठाया एंड रायोट्स पूरे दिल्ली में हो गए थे और जगह जगह कंट्री में रायोट्स हो गए थे। ओके, तो ये जो पूरा जो सिचुएशन है, ये ऐसी चीज जो है एक तरह से हम मूवमेंट्स के अंदर काइंड ऑफ पढ़ने वाले हैं। ये हम पहली बात ब्रिटिश ब्रिटिश ईरा से हम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेमोक्रेसी का मीनिंग हम देख चुके, डेमोक्रेसी क्या होती है। हमारे पास राइट टू स्पीच, नॉट स्पीक, स्पीच, राइट टू स्पीच है, बोलने का हक है। हाँ, हमें गवर्नमेंट को चैलेंज करने का हक है, हमें गवर्नमेंट खुद चूज करने का हक है, हमें खुद गवर्नमेंट के काम में पार्ट लेने का हक है। तो ये हमें राइट्स एंड ड्यूटीज जो मिले हैं ये हम पढ़ चुके हैं। और भी अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। लेकिन there is a thin line between using it wisely, using it in your favor, using it in the favor of the country, and going against everything, going against the law, and चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करना जो आपके एक्चुअल में कंट्रोल में नहीं आ सकती, एंड बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही बुरी तरीके से उसका रिस्पॉन्ड देना। तो ये मूवमेंट्स जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत, लोगों के दिमाग में बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव हो जाता है इस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर रैली या ऐसा कुछ कहा जाए कि मोर्चा निकालना है, एग्जैक्टली वर्ड से मोर्चा निकालना भी कहते हैं, मोर्चा निकालना है या ऐसा कुछ करना है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तोड़ फोड़ करना आता है, लॉ को ओबे करना नहीं, मतलब पुलिस लोग को मारना, डॉक्टर्स को। अभी रिसेंटली जो कोरोना वायरस के चलते जो सिचुएशन हुई थी अपने कंट्रीज में, कितने लोग मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इन सबको मार रहे थे। दे वर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट कि वो लोग कोरोना वाले हैं तो उनको दूर रखना है हमसे, हमारे सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए। मतलब हम इतनी छोटी सोच को लेकर हम बात का बतंगड़ बना देते हैं और वो इशू क्रिएट कर देते हैं। हम किसी इशू को लेकर वो इतना बड़ा उसको एक नेशनल लेवल पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बेफालतू की। तो ये समझना है आपको बहुत क्लियरली, बहुत रैशनली समझना है ये बात आपको, कि मूवमेंट्स आर फॉर पीसफुल पीसफुल नॉन वायलेंट तरीके से अपने अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए अपना हक मांगना। कि गवर्नमेंट अगर उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है, आपको ऐसा लगता है, तो गवर्नमेंट को या
कोई भी रीजनल लोकल लेवल पे अपने गवर्नमेंट को बताना कि लिसन टू अस, आप लोग ये गलत कर रहे हो, वी वांट दिस, हम मेजॉरिटी लोग ये चाहते हैं एज अ सिटीजन, सो आपको यहाँ ध्यान देना है। या ये ऐसा, ये चीज होती है एक तरह से मूवमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे एज यूजुअल इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत गलत मीनिंग निकाला जाता है। तो आई वांट यू गाइस टू नो वेरी वेल, वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि मूवमेंट्स आज के जमाने का डेफिनेशन जो चल रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। रैली निकालना, मोर्चा निकालना जो अभी का मीनिंग है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप पीसफुल पीसफुल गांधी जी ने जो किया था, दैट इज सत्याग्रह, नॉन वायलेंट मूवमेंट किए थे गांधी जी ने। हमारे हमारे एक एक सिंपल आपको एक मैं सिनेरियो देना चाहता हूँ, विच इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक, बट एक एक सिंपल पिक्चर आपको देना चाहता हूँ मैं। हमारे हमारा देश करीब 200 साल ब्रिटिश के अंडर रहा है। करीब 200 साल, 200 साल बहुत होते हैं। अगर आपको अंदाजा लगाना है 200 साल का मतलब, तो अभी से 200 साल पहले का आप जमाना सोच लो, आपको आइडिया आ जाएगा कितना पुराना होता है 200 साल, कितने चेंजेस आ जाते हैं। 200 साल हम लोग ने ब्रिटिश के अंडर काम किया है। तो क्या लगता है, गांधी जी आए या वो लोग आए, दूसरे लीडर्स लोग आए, तब जाके मतलब तब तब तक हमें क्या रियलाइज नहीं हुआ था कि लोग हम पे रूल कर रहे हैं? हम लोग ने लड़ना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था ब्रिटिश से कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बट व्हाई वी वर नॉट सक्सेसफुल? क्योंकि हमने सारे गलत रास्ते अपनाए थे। जबकि गांधी जी जब आए, गांधी जी अफ्रीका में थे। पहली बात, गांधी जी अफ्रीका में ब्रिटिश से लड़ चुके थे ऑलरेडी। गांधी जी ने वहां पे भी एकदम सिंपल लॉयर, एज अ लॉयर काम करते हुए एक तमिल ग्रुप को हेल्प किया था, जिसकी वजह से काफी फेमस हो चुके थे उस पर्टिकुलर एरिया में। एंड बहुत ही सिस्टमैटिकली, एकदम कट टू कट, यूजिंग द लॉ क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे उन्होंने उनको चैलेंज किया था। और ब्रिटिश हैड नो नो रीजन टू डिनाई कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो लॉ है, वो लॉ लिखा गया है, वो फॉलो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो गलत हो गए थे वहां पे सब लोग ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स लोग के जज लोग ने भी गांधी जी को रिस्पेक्ट दी, एंड वो उनको हक दिलाया जो जिस चीज के लिए वो फाइट कर रहे थे, तमिलियंस के लिए। ओके, तो ये चीज फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी का एक पूरा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। एंड धीरे धीरे करके वो सत्याग्रह पे उतर आए थे। सत्याग्रह का मीनिंग क्या है? सबसे पहले सत्याग्रह, सत्याग्रहण करना, यानी ट्रूथ, सच्चाई को ग्रहण करना, सच्चाई को लेके एक तरह से हम किसी को बोलते हैं कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, मुझे ये नहीं पसंद है, आई एम नॉट गोना गो विथ यू, एंड आई एम नॉट गोना डू व्हाट यू वांट, एंड आई एम जस्ट गोना सिट इन योर फेस। तो दैट इज काइंड ऑफ सत्याग्रह। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, एक नॉन वायलेंट मोर्चा होता है, जिसके अंदर कोई हाथापाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनफैक्ट यहां तक कि जब सामने वाला भी हमें मारता है, तो भी हमें कुछ नहीं करना है। गांधी जी की ये बात तो आपको पता ही होगी, वो कहते थे एक गाल अगर आपको मारे तो अपना दूसरा गाल आगे करो। तो ये एक्चुअल में ये सोच लेके वो चलते थे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट दी थी इस बात को उन्होंने। आज के जमाने में, आज के तारीख में कोई भी ऐसा नहीं करता। आप मोर्चा लेके निकल रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। अगर सामने वाले ने आप पे हमला, सामने वाला छोड़ो, आपके ग्रुप वाले ही जो लड़ रहे हो तुम लोग, वो लोग में ही आपस में अगर कुछ झगड़े हो गए, तो पूरा रायोट्स चालू हो जाते। और रायोट्स के अंदर बेफालतू में लोकल एरिया बोलो या कार्स, लोगों के घर, वो सब खराब करते थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी खराब करते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी खराब करते थे, बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी खराब करते थे। तो आई जस्ट वांट टू मेक, मतलब ये चैप्टर चालू करने से पहले मुझे आपको ये बात बहुत क्लियरली बोलनी थी कि मोमेंट्स जो है वो बहुत ही टेक्निकल वे में जो होते थे, जो चालू किए गए थे, वो सब बहुत अलग हैं, और आज के जमाने के हिसाब से इसके मीनिंग बहुत बदल चुके हैं। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू
थिंक अबाउट मूवमेंट्स एज वो इट इज वेरी गुड, हमें मोर्चा करना चाहिए। ओके, नॉन वायलेंट गांधी जी की तरह अगर कर सकते हो तो करो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो तो पहले समझ रखो कि किस बात के लिए आप आवाज उठाना चाहते हो और किस इशू को लेके आवाज आवाज उठाना चाहते हो, और फाइंड अ बेटर वे टू मेक योर वॉइस हर्ड रेदर देन प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग से ज्यादा कुछ आपको फायदा नहीं होगा। बेटर गो इन अ लीगल प्रोसेस, बेटर गो इन अ वे जिससे आप कुछ सच में उस प्रॉब्लम को लेके उखाड़ सकते हो। तो ये बात मुझे आपको बोलनी थी। सो जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, वो यहाँ पे पूरा सर्वे करते हैं एंड पहले तो शर्त रखते हैं नेशनल कांग्रेस लीडर्स के सामने कि मैं उधर आके पहले सर्वे करूंगा इंडिया का, खुद देखूंगा क्या हाल है इंडियंस का, उसके बाद जाके मैं डिसीजन लूंगा कि मैं सपोर्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, ब्रिटिश के खिलाफ मैं वहां पे लड़ने रेडी हूं कि नहीं रेडी हूं। तो वो आते हैं एंड पूरा लोकल टूर चालू करते हैं। एंड वैसे ही जब वो बिहार पहुंचते हैं, बिहार पहुंचते चम चंपारण चंपारण नाम का कोई गांव डिस्ट्रिक्ट रहता है, वहां सबसे पहला वहां सबसे पहला सत्याग्रह सत्याग्रह एक मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट चालू करते हैं वो। एंड फर्स्ट वो एक तरह से गांधी जी का यहाँ पे माना जाता है इंडिया में कि इंडिगो इंडिगो फार्मर्स जो थे, ब्रिटिशर्स हमारे पास जबरदस्ती फार्मर्स के पास इंडिगो उगवा रहे थे, उसके रिलेटेड ये प्रोटेस्ट हुई थी। चंपारण चंपारण ये बहुत फेमस भी, आप सर्च करोगे चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह। तो ये पहला इंडिया में उन्होंने एक मूवमेंट किया था एंड बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था। एंड ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी कि ये कौन आ गया और ये इसने लोगों से क्या करवा दिया। ओके, फार्मर्स लोग को अपना पेमेंट नहीं मिल रहा था, उनको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ रहा था, उनको जबरदस्ती इंडिगो क्रॉप उगाना पड़ रहा था, विच वाज अ कैश क्रॉप, जो सिर्फ ब्रिटिशर्स अपना कपड़ा वगैरह कलर डाई बनाने के लिए यूज कर रहे थे, जिससे हमें फार्मर्स को कोई फायदा नहीं था और हमारे कंट्री को भी कोई फायदा नहीं था। सो दैट वाज रॉन्ग। उसके खिलाफ फार्मर्स लोग का झुंड इकट्ठा करके गांधी जी ने पहला इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट किया था चंपारण में, बिहार में। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत अलग, बहुत अलग चीज है जो पहले होते थे, ये हमने चालू क्यों किए थे ऐसे प्रोटेस्ट एंड सत्याग्रह मूवमेंट्स, अब जो होते बहुत अलग होते हैं। ओके, आते जाते आप सुनते रहते होंगे जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लग गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूथ लोग जो है वो बहुत ही गलत वे में पर्सपेक्टिव लिए है आर्मी वगैरह का, वो लोग पत्थर फेंकते हैं पुलिस पे। तो ये सारी चीजें दिल्ली में भी जेएनयू के जो स्टूडेंट्स है, इट इज बेसिकली लिटरली दे आर लाइक टेररिस्ट जैसा ही बिहेव करते हैं, टेररिस्ट जैसा ही बिहेव करते हैं। वो लोग लिटरली गवर्नमेंट के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपस में लोगों को भड़काते हैं, माइनॉरिटी और मेजोरिटी का इशू क्रिएट कर देते हैं, जो बात नहीं होती है उस बात को भी वो प्रोपोगेंडा करके। एंड मीडिया आजकल का बहुत ही बेकार है। सो मीडिया भी जो चीजें दिखाना चाहिए नहीं दिखाता, जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए उस चीज को दिखा दिखा के गलत मैसेज प्रमोट करता है। तो यू नो आई जस्ट वांट यू गाइस टू नो वेरी वेरी क्लियरली, रैशनली कभी भी किसी भी चीज पे डिसीजन लेना, हर तरह का दोनों साइड का पहलू जान लेना, एंड कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट और वैसा वायलेंट वे में रैली वैली मोर्चा वगैरह कभी मत करना, क्योंकि आप लोग ही कल का यूथ होने वाले हो। सो आई रियली वांट यू गाइस टू नो दिस वेरी क्लियरली। एक सिंपल भाषा में आपको बोल दूंगा, गांधी जी जैसा अगर आप सत्याग्रह कर सकते हो तो जाना कहीं पे भी रैली में, वरना मत जाना, वरना वो गलत रैली है, वरना वो रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आई गेस बहुत थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन कर दिया। ओके, सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग। बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं एंड हम ऑलमोस्ट सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के, मतलब खास करके पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। हार्डली एक एक दो दो चैप्टर बाकी है। ये वीक में आई ट्राई कि सारा का सारा खत्म कर दूं। एंड दूसरा चीज एक और बोलना था मुझे कि
रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर मुझे बोला, यस, रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर, आप लोग को एग्जैक्टली ग्रामर बुक तो है नहीं, इंग्लिश के चैप्टर्स के पीछे जो लाइक एक्सरसाइज वगैरह है वही आपको ग्रामर के हिसाब से पूछा जाएगा। सो आई एम एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज, मुझे 3-4 मैसेजेस थे कि सर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस बनाएं, तो एक्चुअली आई एम कंफ्यूज कि आप लोग को टॉपिक वाइज चाहिए, लाइक नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है, उस हिसाब से हम चालू करें कि हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइज में जो आते जाता है वैसा हम चालू करें। तो मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज था। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, यू नो, इन एनी इंग्लिश वीडियो और एनी वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको टॉपिक वाइज ज्यादा प्रेफर होगा कि क्या, बिकॉज आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज विद दैट। हालांकि मेरे हिसाब से तो हम टॉपिक वाइज एक जाएंगे पूरा पूरा, वो ही सही होगा, और फिर उसके बेस पे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में से। सो स्टिल थोड़ा सा आप मुझे अगर बी स्पेसिफिक विद योर कमेंट, मतलब कि आपको ग्रामर में कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जो आपको कवर अप करना है, कि ओवरऑल ग्रामर जानना है कि क्या है, ओके। एंड एज यू कैन सी द टेक्स्ट बुक, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे एसएससी के वीडियोस मिलेंगे आपको यहाँ पे, एंड बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ चैप्टर, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। रीड आउट द न्यूज इन द लोकल न्यूज़पेपर। आपको एक कटआउट दिया हुआ है। Movement against child marriage has been successful to a great extent, and the extent of child marriages have reduced by 50%. The workers in this movement worked very consciously. Workers from the movement against dowry also helped them. Now there is a need to start a drive against malnutrition, because poverty and malnutrition are two important problems to be taken on priority basis. तो एक कटिंग दिया है जिसमें बात की है चाइल्ड मैरिज की, कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और वो बहुत सक्सेस हुई। और कॉन्शियसली, वर्ड देखो बहुत अच्छा यूज किया, कॉन्शियसली, यानी किसी ने बस ऐसे ही दंगा फसाद जैसा चालू नहीं कर दिया कि चाइल्ड मैरिज बंद करो, ये करो, वो करो। बहुत कॉन्शियसली इन लोगों ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, एक एक रैली या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसके जिसके अंडर चाइल्ड मैरिज इशू लिया गया था। और डाउरी वाले, डाउरी यानी हमारे यहाँ पे दहेज का जो इशू है, जो अभी तक चल रहा है कहीं ना कहीं, यू नो, आज की तारीख में बस हम बोलते नहीं है कि दहेज दो, बस वो इनडायरेक्टली मीनिंग सारे वही रहते हैं। सो ये चीजें, डाउरी का भी जो इशू जो चल रहा है, तो ये सब के वर्कर्स, यानी इनके लिए जो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने भी चाइल्ड मैरिज के लिए लड़ने वाले लोगों को सपोर्ट किया, एंड ये काफी सक्सेसफुल रहा। अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमें मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का जो ये है, हमें हमारे यहाँ पे बहुत से मैक्सिमम पीपल को सही ढंग का 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, और खाना अगर मिलता भी है तो वो पूरी तरह से जो बैलेंस डाइट हम जिसे कहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो मैल न्यूट्रिशन के बहुत प्रॉब्लम्स है, पुअर्टी का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि इतना वास्ट हमारा कंट्री है, इतना वास्ट पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है कि ये एक साथ सारी चीजों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो अब कह रहे हैं कि वर्कर्स लोग को, जितने भी लोग हैं, दूसरे सिटीजन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज पे फोकस करना चाहिए, इस चीज पे कुछ रैली या मूवमेंट करना चाहिए, जिससे कुछ फायदा हो सके। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके अंदर मोर्चा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रास्तों पे उतर जाओ, साइंस लेके उतर जाओ, हमें चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वैसा करो। आप एक्चुअल में अगर कुछ करना चाहते हो तो मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड इन्वेस्ट योर ओन मनी इनटू इट, एंड गेट सम एनजीओज हेल्प, और स्टार्ट डूइंग एक्चुअली समथिंग। लोगों को, आपको लग रहा है कि आपको मैल न्यूट्रिशन के लिए कुछ करना है, तो मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, 50 पीपल, एड इन सम ऑफ योर मनी, गेट सम एनजीओ विथ यू, गेट अ लोकल गवर्नमेंट विथ यू। लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा आपको, क्यों नहीं करेगा अगर आप अच्छा काम करोगे तो। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज, पहले आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, फिर लोकल गवर्नमेंट भी कुछ करेगा। ये भी कुछ, आई हैव सीन दिस पैटर्न। सो आप 50 लोगों का ग्रुप बना के लोगों को खाना दीजिए, पैकेट्स, फूड पैकेट्स ये करके खाना दीजिए, एनजीओ के साथ टाई अप करके, वॉलंटियर करके काम करिए। सो मेरा कहने का मतलब आपको बस यही है, देयर आर प्रॉपर वेज टू डू समथिंग, जिससे आपको प्रॉब्लम है, जो कोई इश्यू है, जो आपको आपको प्रॉब्लम है किसी चीज से, देयर आर करेक्ट वेज टू डू इट, देयर आर एक्शनेबल वेज टू डू इट, जिसमें आप एक्चुअल में कुछ करते हो, एंड देयर आर देन जस्ट कार्ड लेके बैठे रहो, ये गलत है, वो गलत है, गवर्नमेंट ये है, यू नो डू दैट। सो दैट इज नॉट exactly being a good citizen according to me.
So let's just start the chapter. In the above newspaper item, different movements are included. तो हमने देखा child marriage, dowry, एंड फिर वो लोग ने बोला पुअर्टी मैलन्यूट्रिशन. तो ये सारे अलग अलग मूवमेंट्स हो सकते थे. कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग? तो मैंने आपको बता दिया. दीज न्यूज डील्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स वही थे कि पुअर्टी पुअर्टी से डील करती, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह से रिलेटेड बातों को डील करती है. ओके, आर मूवमेंट्स रिलेटेड टू ओनली वन इशू? नहीं, एक इशू को रिलेटेड तो नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज आ गए उसके अंदर. If different movements cooperate with each other, will they be more effective? Yes, of course. अगर एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट के साथ लोग अगर कोऑपरेट करेंगे, चाइल्ड जैसे डाउरी वालों ने चाइल्ड मैरिज वालों के साथ कोऑपरेट किया तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो गया. क्योंकि मास, देखो, मास जब बढ़ता है, मास यानी लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो मूवमेंट स्ट्रांग हो जाता है. एंड व्हेन यू डू द करेक्ट वे में आप अगर किसी चीज को करते हो तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव हो जाता है, फिर भले नंबर छोटा ही क्यों ना हो. सो ये ऐसे मोमेंट्स पहले भी बहुत बार हो चुके हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द टॉप ऑफ माय माइंड इज खिलाफत मूवमेंट. हमारे यहाँ पे हुई थी खिलाफत मूवमेंट. जब हुई थी वो एक्चुअल में मुस्लिम्स लोग ने टर्किश ऑटमन एम्पायर के लिए किया था खिलाफत. वहां के एक तरह से राजा को निकाल दिया जा रहा था. विद ब्रिटिश लोग वैसा रूल लाए थे. तो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स लोग ने वहां के उस चीज को वो बचाने के लिए यहाँ पे मूवमेंट चालू किया था, खिलाफत मूवमेंट, जिसमें एक्चुअल में नेशनल कांग्रेस स्टार्टिंग में इन्वॉल्व नहीं था. लेकिन बाद में नेशनल कांग्रेस ने भी उन्हें सपोर्ट किया. बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम ऐसा हिंदू मुस्लिम साथ में एकदम अच्छी तरह से साथ में काम कर रहे थे. बिकॉज द इनका इंडिया में साथ में टारगेट था ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने के लिए बाद में, इसके बाद जो आई गेस क्विट इंडिया मूवमेंट इसके बाद हुई थी, तो खिलाफत वालों ने जो जितने भी वो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी बोलो या पूरा ओवरऑल जो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे लोगों ने गांधी जी और नेशनल कांग्रेस को पूरा सपोर्ट किया था फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट. ब्रिटिशर्स को दूसरा भगाने वगैरह वाला जो मूवमेंट किया था हमने, उसके लिए. तो यहाँ पे अगेन अलग अलग मूवमेंट वाले साथ में आ रहे हैं फॉर अनदर कॉमन गोल. ओके, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. चीजें एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे ज्यादा बेटर होगा. ओके, इन द लास्ट चैप्टर वी, ओके लेट मी थोड़ा सा जूम कर ले दो. बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते सर दिखाई नहीं दे रहा है. बट यू कैन देखो, जूम जितना करूंगा वो ब्लर हो जाता है. बी माइंडफुल ऑफ दैट. यू कैन ऑलवेज डू इज दैट डाउनलोड अ पीडीएफ विद यू एंड दूसरे एक टैब में, एक और टैब में साइड बाय साइड ओपन करके रखो. और यूट्यूब पे वीडियो तो साइड में चलता रहेगा, आप पीडीएफ पे ध्यान दीजिएगा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पीडीएफ पे ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देना है. पीडीएफ रीड नहीं करना है आपको एक्चुअली, ये तो बस दिया है मैंने. आपको सिर्फ मेरी बात पे, मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है. आपको कैसे ये देखना है वीडियो, कभी भी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना है, पॉज करना है, फिर वो उतना पेज पढ़ लो. एक्चुअली इस तरह से आपको वीडियो देखने से आ रहे हैं. एंड पीपल ऑल्सो, अगेन एक और इशू आ गया, आई वांट टू कवर दिस. मैं हमेशा अलग से बोलना भूल जाता हूँ. आई एम गोना कवर दिस पार्ट हियर ओनली. आप लोग को वीडियो कैसे देखना है, आपको वीडियो कैसे देखना है, आपको वीडियो पॉजेस करके देखना है. आपको कंटिन्यू, जो लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत बड़ा वीडियो, आपको कंटिन्यू 1.5 आवर बैठना ही नहीं है बॉस. कोई ऐसा, मैं पागल हूं क्या? मैं हर एक पेज करके मैं टॉपिक एक होता है, फिर आई से दिस कि ओके दिस टॉपिक इज डन, वी आर नाउ रीडिंग अहेड. इट मींस व्हाट, वी आर स्टार्टिंग अनदर टॉपिक इन द चैप्टर. तो आपको पॉजेस लेने हैं वीडियो में. आपको एक दिन का पूरा डिवाइड, 2 दिन में पूरा डिवाइड करके रखना है वीडियो को. उस तरह से वीडियो देखना है. 1 घंटे में पूरा आप देख लेते हो तो ठीक है, वेरी गुड. बट अगर आप नहीं, आपका कैपेसिटी है इतना, अटेंटिवनेस इतना नहीं है स्ट्रांग, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है आपका, तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको वीडियो देखना है. एक टॉपिक मैंने एक पेज खत्म किया, पॉज द वीडियो, पीडीएफ वो ओपन करो और वो रीड करो खुद से जो बात मैंने बोली, ताकि वो ब्रेन में उसी टाइम पे एकदम थप जाए. ओके, सो ये इस तरह से पढ़ना है थोड़ा सा. ओके, मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टडी के ऊपर, ये बात कवर करेंगे और डिटेल में. फिलहाल अभी हम चैप्टर पे ध्यान देते हैं. सो okay, in the last chapter we got information about national and regional parties. हमने last देखा था national regional parties देखी थी अलग अलग. Political parties compete for political power. They win elections and try to resolve the problems of the common man. Political parties generally adopt a comprehensive perspective. They cannot concentrate on just one particular issue.
तो अब एकदम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल, एज अ नेशन वो काम करती है। वो किसी भी एक इश्यू को लेके कभी-कभार ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती। उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव यानी ओवरऑल पूरा अंडरस्टैंडिंग रख के, पूरा देश से रिलेटेड जो मैटर करता है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कितनी बार ये बात भी आती है, पोस्ट आती है कि आई रीड दैट कुछ अगर लोकल इश्यू चल रहा है कोई छोटा-मोटा या नॉट एग्ज़ैक्टली छोटा-मोटा बट नेशनल लेवल के हिसाब से देखा जाऊँ तो छोटा-मोटा। फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी बात करते हैं जो चल रहा है ड्रग ड्रग इशू में ये सारे सुशांत सिंह राजपूत केस के निकलते निकलते ड्रग का पूरा इतना बड़ा ड्रग माफिया बॉलीवुड का सब आ गया सामने। क्या ढूंढने निकले थे, क्या सामने आ गया, ये बात हो गई, राइट। सो कितने ऐसे मैं पोस्ट वगैरह पढ़ता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट अभी चुप है, क्यों मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्यों, मतलब कहने का बात कि people accuse political leaders and political parties and the normal government, normal basically government, क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर खुद, क्यों शिवसेना ऐसा नहीं कर रही है। द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट गवर्नमेंट जो होती है वो ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करती है। मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी, वो लोग कोरोना रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड बात करेंगे कि तुम्हारा जो बॉलीवुड में चिंदी जो इतने सालों से चलते ही आ रहा है ड्रग्स का इशू, उसकी बात करने बैठेंगे। उसके लिए वो दूसरे लोकल लीडर्स, लोकल जो केसेस पे लगे हैं लोग, वो लगे हुए हैं, उनको वो करना चाहिए। ओके, सो कहने का बात एक सिंपल लॉजिक समझना है कि नेशनल लेवल के इश्यूज अलग होते हैं और ये सारे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हर एक इशू के ऊपर बात नहीं कर सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। और वो सही भी नहीं होगा कि वो हर एक देश में कुछ हो गया, हर जगह पे एक ना कोई, हमारे देश में हर दिन कहीं ना कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। ओके, और आज की तारीख में तो हर छोटा इंसिडेंट बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। तो हर एक बात पे तो आपका पीएम या आपका प्रेसिडेंट या आपके कोई भी लीडर्स, लोकल लीडर्स तो हर चीज पे बात नहीं करते रहेंगे उसके ऊपर। दैट इज नॉट पॉसिबल। दे विल डू एक्शन प्लान, दे विल थिंक अबाउट होल पीपल एज अ पूरा ग्रुप के बारे में सोचना है उनको। वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को लेके नहीं ये कर सकते। तभी जाके जब ऐसे सिचुएशन में कब ऐसा हो जाता है, तो ये आपको पहले बता रहे कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल देखती है। ओके, ऐसे में जब छोटे-मोटे इश्यूज जो बहुत समय से खींचे चले आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट वहां पे ध्यान नहीं दे रही है, वैसे केसेस में मूवमेंट्स काम आते हैं। लोग जब एक साथ मिलके गवर्नमेंट को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वी वांट यू गाइस टू लुक एट दिस मैटर राइट नाउ, वैसी चीज को मूवमेंट्स कहा जाता है। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। लेट्स रीड अहेड अगेन। They cannot concentrate on just one particular issue. From public cleanliness to space research, they have to take into consideration all matters from national perspective and take decisions. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उनको साफ सफाई से लेके स्पेस रॉकेट, मतलब एक रेंज बता रहे, सारे काम उन्हें देखने हैं। वो नेशनल लेवल पे सोचते हैं, वो उनको वो सारा सोच के डिसीजन लेना होता है। Political parties are expected to have a program for problems of all sections of society. और जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका हर एक प्रॉब्लम को लेके उनके पास कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ एक्शन प्लान होता है जो इंटरनली वो लोग भी न्यूज देखते हैं, वो लोग को भी वो बात समझ में आती है। वो लोग ने काम चालू करवा दिया रहता है, हमें नहीं पता होता है कि हमें थोड़ी ना हर एक उनका डिसीजन सुनने मिलेगा कि अच्छा अच्छा उन्होंने अब ये बोला, ये उनके बात दिमाग में आई तो उन्होंने ये बोला। ओके, हर चीज का वो पब्लिकली डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, ओके अब मैं नेक्स्ट ये करने जा रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट ये करने जा रहा हूँ। उनके पास उतना टाइम नहीं है। ओके, तो ये लॉजिक भी आपको समझना है। आगे रीड करेंगे। Political parties are expected to have a program for the problems of all sections of society. इनके पास हर एक प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम पॉलिसी होनी चाहिए। Political parties adopt policies taking into consideration the interest of all farmers, farmers and laborers, businessmen, women, youth and senior citizens. तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये हर एक ग्रुप के बारे में अलग अलग इंडिविजुअली सोच के वैसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसलिए आप जितने भी पॉलिसीज देखोगे सबके पीएम 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 लिखा होगा और फिर योजना का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो वो हर एक अलग अलग क्लास के बारे में आपको हर एक जो लेबरर्स है, विमेन है, चाइल्ड है, सीनियर सिटीजन है, हर एक ये जो क्लास हो चुके हैं हमारे सोसाइटी के, दिस इज कॉल्ड डिवीजन, सेक्शंस। हर एक के बारे में, हर एक के लिए पॉलिसीज कुछ ना कुछ बनी है, उनके इश्यूज को डील करने के लिए प्रोग्राम्स बने हैं। तो वो चैनल से ही हमें जाना चाहिए।
अब why movements, ये movements क्यों, why? All the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare. Some people focus on a particular issue and pursue it. They organize people and try to pressurize the government to resolve that issue. They constantly follow up on the issue, build public opinion about it, and thereby put a pressure on political parties and the government. This type of organized activity is called a movement. Organized word इस्तेमाल किया है, ध्यान दीजिएगा. Organized activity is the essence of any movement. तो बहुत ही सिस्टमैटिक ये लोग ने डिफाइन करने की कोशिश की है कि मूवमेंट क्यों. तो पहली बात तो हर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी में जाके पावरफुली कोई काम नहीं करवा सकता है और गवर्नमेंट भी हर हर इशू को एड्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती है. वैसे सिनेरियोज में मूवमेंट्स काम आते हैं जब किसी लोगों को किसी चीज से प्रॉब्लम होती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे अपने आई लिव इन अ लोकेलिटी जहाँ समझो लोकल टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है. मुझे इशू है उससे. मैं देखता हूँ कि विमेन लोग को खेत में जाना पड़ रहा है और लोगों को कहीं पे भी वॉशरूम जाना पड़ रहा है और बहुत गंदगी फैल रही है उससे. सो आई एंड अदर पीपल, आई ज्वाइन विद 3 पीपल मोर, और मैं एक प्रोटेस्ट जैसा एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ. इसके बारे में दूसरे लोगों का ओपिनियन लेना चालू करता हूँ. ये चीजें मैं ट्राई करता हूँ लोकल न्यूज़पेपर में आ जाए किसी तरह से ताकि हाईलाइट हो जाए इशू. ये ट्राई करता हूँ जिससे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तुरंत ही ध्यान देगा. ओके, फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट, फलाना फलाना रीजन में ये इशू हो रहा है, वहां पे पब्लिक टॉयलेट कैसे नहीं है अभी तक. अब उनका भले प्लान में हुआ होगा उनका पहले कि पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, वो बात अभी हम नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला था बट किया नहीं. वो बात यहाँ पे अब इशू नहीं है. अब बात है वो लोग ने इंटरनली भी वो लोग वो बात कर रही होंगे. हमें वो लड़ने नहीं जाना है, हमें उनसे अपना काम करवा के लेना है. तो गवर्नमेंट वहां देखेगी कि ओके यहाँ ऐसा है, लोकल गवर्नमेंट तुरंत ही वहां पे विद इन अ वीक टॉयलेट बनवा के दे देगी. इतना चैलेंज है क्योंकि आज के टाइम पे तो अपना स्वच्छ भारत का तो जो जब से चल रहा है तब से ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कंप्लेन किए एंड जब लोकल गवर्नमेंट का ध्यान उस इशू पे डलवाया कि यहाँ पे अभी तक नहीं आया है टॉयलेट्स, जहाँ होना चाहिए था, प्लान्ड था, मैप था बना हुआ, लेकिन वहां पे कुछ और बन चुका है, दुकान खुल चुकी है, टॉयलेट नहीं बना, तो तुरंत वहां पे विद इन अ वीक वहां पे पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा. इतना गारंटी है. तो ये अगेन मूवमेंट्स की वजह से, ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स एक्टिविटी की वजह से ये पॉसिबल हो जाता है कहीं बार. सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इसका इंपॉर्टेंस तो बहुत है. डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स. अलग अलग हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं इससे. द गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स, और गवर्नमेंट को उस इशू पे ध्यान देना ही पड़ता है. Leaders and activists of the movement provide necessary information about those issues to the government. This information is very useful for the government while making policies. और जो जो भी उस मूवमेंट का लीडर बनता है, एक्टिविस्ट होता है, वो लोग मुद्दा एकदम ग्राउंड लेवल रियलिटी उसे बोलते हैं. उसे कहते हैं ग्राउंड लेवल रियलिटी, यानी कि रियल में क्या हो रहा है. हमने पेपर में तो बहुत बात कर ली कि अरे ओके वहां पे ये करेंगे वो करेंगे, ये हालात है वहां पे, लेकिन इन रियलिटी जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको एक्चुअल में क्या फील होता है, वो लोग की एक्चुअल में कितनी प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलर इशू को लेके. तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड लेवल रियलिटी. तो जो लीडर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं मूवमेंट के, वो लोग ये बहुत क्लियरली गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बात बताते हैं अपनी, और गवर्नमेंट उस हिसाब से अपना फ्यूचर पॉलिसी, फ्यूचर प्लानिंग और करती है एंड हेल्प करती है. Some movements aim at opposing a particular decision or policy of the government. The right to protest is considered an important right in the democracy. However, this right needs to be used patiently and responsibly. मैंने आपको पहले ही बोला कि डेमोक्रेसी की सबसे प्यारी बात यही है कि हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं. इसके अंदर राइट टू प्रोटेस्ट भी है कि मुझे अगर गवर्नमेंट का कोई चीज नहीं अच्छा लगा तो मैं उसके खिलाफ बोल सकता हूँ कि नहीं, ये गलत है. तो राइट टू प्रोटेस्ट ये मुझे राइट है, लेकिन इससे पेशेंटली, बहुत प्यारे वर्ड्स इस्तेमाल किए अगेन, पेशेंटली और रिस्पॉन्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स. पेशेंट तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, किसी को यहाँ पे इंडिया में पेशेंस की सबसे ज्यादा कमी मैं समझता हूँ. कोई सिग्नल कोई 30 सेकेंड्स नहीं रुक सकता. वो
5-10 सेकंड रहेगा तो भी उसको पता है दूसरे चल रहे हैं, उसका रेड सिग्नल फिर भी भागेगा वो हॉर्न मार मार के, या पीछे वाले उसको हॉर्न, जो आगे रुका भी रहेगा पीछे वाला उसको हॉर्न मारेगा। तो अपने आप पे पेशेंस की तो बात ही मत करो कि पेशेंस बहुत कमी है। सो ये एज अ इंडिविजुअल हमें खुद धीरे धीरे खुद डेवलप करना है। अगर हम आसपास वैसे ही लोग देख रहे हैं, सो इट इज अ हाई टाइम कि हम अपना नेचर चेंज करें। इट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ यू। रिमेंबर, अगर आपको दुनिया में चेंज देखना है, खुद को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप कितने पेशेंट हो, तो आप अगर वो धीरे धीरे चेंजेस लाओगे, तब जाके आपको धीरे धीरे वैसे लोग मिलते रहेंगे, आपसे लोग सीखेंगे और वैसे लोग मिलते जाएंगे। ओके, सो पेशेंसली और रिस्पॉन्सिबली बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबली वर्ड यहाँ पे इतना हाई लेवल पे डीपली काम करता है कि अगेन प्रोटेस्ट मतलब ये नहीं आप तोड़फोड़ करो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हार्म करो। अभी रिसेंटली मैंने बोला था कि बैंगलोर में एक इशू हुआ था, किसी लोकल एमएलए, कांग्रेस का शायद से कोई एमएलए था, उसके किसी नेफ्यू ने, उसके किसी नेफ्यू या किसी ने कुछ कमेंट कर दिया था गलत, एंड उसके बेसिस पे रायोट्स हो गए थे बैंगलोर में यार। मतलब हद है। उसके एक कमेंट, फेसबुक पोस्ट या जो भी था, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोस्ट गलत था कि सही था, वो इशू नहीं है अभी यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ किसी गधे ने कुछ पोस्ट किया और कहाँ लोग सड़कों पे उतर आए और दूसरे प्राइवेट लोगों की घर डेवलप, मतलब लोगों की वो इमेजेस देखे थे, मुझे इतना बुरा लगा था। गाड़ियां तोड़ दी है, पूरा स्ट्रीट खराब कर दिया है, पुलिस पुलिस वालों पे हमला किया है। पुलिस वालों ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा वहां पे? मतलब कहने का बात, कहाँ किसने क्या किया और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे आके क्या हो गया। तो ये प्रोटेस्ट का मीनिंग बहुत क्लियरली समझे। ये रॉन्ग नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है प्रोटेस्ट जब हम बोलते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से सिंपल सी बात, अगर गांधी जी जैसा प्रोटेस्ट नहीं कर सको तो कभी मत करना। यू आर नॉट देन केपेबल ऑफ डूइंग अ प्रोटेस्ट। लेट्स मूव इट, वरना हम ये नेशनल इश्यू सब इतने हो रहे हैं ना और इतने मूवमेंट्स है, तो हम हमारा टॉपिक रह जाएगा। Which movements in India are actively working for rehabilitation with that of the displaced and to secure the livelihoods? तो जो rehabilitation of displaced यानी कि जो लोग यहाँ से वहाँ, जो लोगों का एग्जैक्टली घर नहीं है, या चौल में रहते थे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह किया जा रहा है, तो उनके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है या उनके रिगार्डिंग क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो आप लोग कैन यू टेल में, आप लोग अब थोड़ा सा ये सर्च करके मुझे बताइए। ओके, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सर्च अबाउट इट कि रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड कौन से हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स चल रहा है। व्हाट इज अ मूवमेंट? तो ये पॉइंटर्स दिए, ये आपका पूरा आंसर हो सकता है। व्हाट इज अ मूवमेंट, पॉइंट वाइज ही दिया है पूरा अच्छे से। लेट्स जस्ट रीड इट। अ मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन। सबसे पहले कलेक्टिव एक्शन है, सब लोग एक साथ मिलके आते हैं। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। इसके अंदर लोगों को एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब अ मूवमेंट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन पीपल come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. तो मुझे लोकल पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे कोई फैक्ट्री है जो पॉल्यूशन कर रही है और कुछ उससे रिलेटेड एक्शन नहीं हो रहा है, सो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, कलेक्टिव इकट्ठा करूंगा और कुछ इशू को ये आगे लेके जाऊंगा, लोगों के नजरों में लाऊंगा, सो उसे मूवमेंट कहा जाएगा। A movement has a particular social objective or a focused problem. For example, movement against corruption aims at ending corruption. तो सोशल इशू होता है कुछ ना कुछ, तो सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि पूरे सोसाइटी का हेल्प होगा। मैं जो भी बात करने निकला हूं उससे पूरे सोसाइटी की हेल्प होने वाली है। दैट इज सब मूवमेंट। A movement has a particular okay, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया। ओके, मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप, एक लीडर होना चाहिए उसका, बहुत ही। Leadership keeps the movement active. Objectives of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leader. A strong leadership makes movement effective. तो एक लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही गाइड करेगा सबको, वो ही सबको सही बताएगा कि हमें क्या आगे एक्शन प्लान यानी आगे क्या करना है। ओके, हमने प्रोटेस्ट कर ली, हमने एक बार सब लोग रास्ते पे उतर आए थे, सब लोग नॉन वायलेंटली, सब लोग रास्ते पे भीड़ करके बैठ गए थे एंड वी वर प्रोटेस्टिंग, हमें ये दो, हमें वो दो, या वॉट एवर वी आर इशू, जो करप्शन बंद करो, लोकल करप्शन बंद करो, या जो भी हमारा इशू है वो हम लेके बैठे थे। तो लेट्स से चलो हमें मीडिया कवरेज मिल गया। मीडिया कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचे। ओके, क्योंकि तुम्हारे लोकल नेता लोग रास्ते में तो नहीं घूम रहे होंगे आपको देखने के लिए कि चलो आज गली में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे देख के आते। तो मीडिया इंपॉर्टेंट है ताकि बात
पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंचे। तो मीडिया अगर चलो कवरेज मिल जाता है एंड लेट्स ए तुरंत ही आपको लेट्स से कि विद इन 2 days आपको लोकल एमएलए या लोकल किसी पावरफुल लीडर का कॉल आ जाता है कि ओके व्हाट यू गाइस वांट, क्या हो गया, व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो क्या। तो अब लीडर को नहीं पता कि अगर आगे क्या करना है, तो यू लाइक हाँ सर हम तो ऐसे ही कर रहे थे, हमको तो बोला नीचे आ जाओ, हम बैठ गए। ऐसा नहीं चलता। वी शुड हैव एन एक्शन प्लान। मूवमेंट वालों का, लीडरशिप वालों का एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ओके सर वी वांट दिस, हमारे यहाँ पे ये इशू है सर, आप आके पहले देखिए एक बार, वी वांट टू टॉक विद यू गाइस, हम लोग के कुछ मेंबर्स है, हम लोग मिलके आपसे बात करना चाहते हैं आपके पार्टी के लोगों से, या जो भी वो उनका कमिटी है व्हाटएवर। सो ये एक एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। आगे रीड करेंगे। Movements have organizations. Without an organization, it becomes difficult to follow up the issue. For example, farmers organization works for farmers movement. तो ये भी बहुत सिंपल सा ये हो चुका है आज की तारीख में। हर एक ग्रुप, हर एक सेक्शन का कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाता है। एक एनजीओ जैसा ही होता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम उसको, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल ही होता है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ फार्मर्स के लिए ही काम करता है। ओके सो ये सारा जितना भी इशू है, तो फार्मर्स लोग कहाँ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे। क्योंकि एवरी टाइम तो हम नहीं बोल सकते ना कि अरे हमें इशू है तो चलो कैसे हम लोग इकट्ठा करें फॉर प्रोटेस्ट और वॉट एवर वी वांट। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही फॉर्म हो चुकी है, जिसमें अब फार्मर्स को प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एज अ वो उनका लीडर बन जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करेगा, डायलॉग करेगा, एंड वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी फार्मर्स तक कुछ बात पहुंचानी है, तो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेगी एंड फार्मर्स तक बात पहुंचाएगी। तो ये एक चैनल क्रिएट हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला पब्लिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया कवरेज से और पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इशू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट। मूवमेंट्स हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन। तो लोगों को पहली बात उससे कनेक्ट फील होना चाहिए। अगर आपको फील ही नहीं होता कि अरे यार मेरे से रिलेटेड ही नहीं, मैं क्यों करूं, मुझे नहीं करना, लड़ो तुम लोग। तो इन शॉर्ट आप यू डोंट केयर अबाउट इट। तो अगर पीपल डोंट फील कनेक्टेड टू योर इशू, तो वो आवाज उठाने नहीं आएंगे, आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। मूवमेंट्स का एक्शन प्लान अगेन होना चाहिए ताकि लोगों का ओपिनियन बदल जाए। शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो क्या चल रहा है, और आप बेटर वे में उस बात को अगर बता दो, तो शायद उनका ओपिनियन जो था वो चेंज हो जाए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान के साथ चलो कि लोग आपकी बात समझ सके और आपको सपोर्ट करें। डिस्कस करिए। जनरली द मूवमेंट्स आर डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर इशू बट हैव एन आइडियोलॉजी बिहाइंड देम। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट्स अगेंस्ट child marriage, dowry, believe in values of democracy, women empowerment, social equality. Sometimes some movements gradually get transformed into political parties. Okay, तो ये अ, एक ओवरऑल आपको थोड़ा सा बातें मैंने बताई दी एक तरह से कि हर एक मूवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ एक आइडियोलॉजी है। जैसे अगर मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत गलत है कि विमेन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, विमेन को जिस तरह से आज भी विमेन को जो बेसिक राइट्स है, बेसिक हक जो मिलना चाहिए नहीं मिलता है। पढ़ने का हक बोलो, या कहीं जाने का हक, या कुछ कपड़े हाउ शी वांट्स टू वेयर और व्हाटएवर जो भी है वो नहीं मिलता है। तो ये कितनी बुरी बात है कि इतना 21st सेंचुरी, मतलब इतना आगे आके भी हम लोग ऐसी पुरानी और ओछी बातें करते हैं जिसमें हम विमेन को एम्पावरमेंट नहीं देते, विमेन को सपोर्ट नहीं करते, विमेन को काम करने से रोकते हैं, विमेन को व्हाटएवर वी स्टॉप इन एनी वे। तो ये एक आइडियोलॉजी है कि आई फील कि ये गलत हो रहा है, तो उससे रिलेटेड फिर मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, किसी एक टॉपिक को लेके मूवमेंट क्रिएट करूंगा। आगे जाके हो सकता है मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊं मेरे लोकल एरिया में या ऐसा कुछ, कि मुझे इतना सपोर्ट मिलने लगे कि विमेन एंड अदर पीपल टेल मी, सर आप सर आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर दो, आप हम सब सपोर्ट करेंगे आपको। तो इसी तरह से एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे, रीजनल पार्टीज इतनी सारी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह से चालू किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, आप दैट इज आम जनता पार्टी, आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, नॉट सॉरी आम जनता बोल रहा हूँ मैं, जनता, आम आदमी पार्टी एएपी, आप, ये कहाँ थी? कुछ सालों पहले थी नहीं, वो पार्टी नहीं थी। वो ऐसे ही एक लोकल
मोमेंट को लेके इतना केजरीवाल जी जो है वो इतने हिट हो गए कि उन्होंने वो पार्टी फॉर्म कर दी फिर, और फिर इलेक्शन भी उसी गर्मा गर्मी में इलेक्शन भी लड़ ली और जीत भी गए। सो दैट इज हाउ आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है। सो ये एक उसी का एग्जांपल हो गया कि आपने एक आइडियोलॉजी को लेके आपने एक मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट वगैरह किया, आप इतने फेमस हो गए कि आपने पॉलिटिकल पार्टी बना। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। तो आपको ये पढ़ के इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। लेट्स जस्ट रीड इट, पैराग्राफ आप लिखिएगा। इफ द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बिकम इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड, देयर इज नो नीड फॉर अदर मूवमेंट्स। तो ये क्या एक नॉर्मल बात बोल रहे हैं कि अगर लोगों का हक जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, उसका ही मूवमेंट अगर सबसे ज्यादा हो जाए, इन्फ्लुएंशियल हो जाए, कि पूरा वर्ल्ड वाइड अगर ये अच्छी तरह से लोग समझ जाए कि ह्यूमन राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे किसी मूवमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि हर एक बेसिक राइट ह्यूमन राइट से शुरू होता है। But the problems in developing country are of different nature. Different social, economic, social, cultural conditions may give rise to different movements. तो अब कह रहे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह का नेचर होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशंस वहां पे अलग मूवमेंट्स की जरूरत होती है। It's true. Otherwise, we would not have said save girls. तो कहते कि that's true. अगर ऐसा नहीं होता तो हम आज जाके, अभी तक जाके, इतनी चिंदी बात जो है, जो कॉमन सेंस की बात है, उसके ऊपर इशू बना के हमें लड़ना नहीं पड़ता। सेव गर्ल्स मतलब हमें बोलना भी क्यों पड़ रहा है सेव गर्ल्स? यार कॉमन सेंस की बात है। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। व्हाई वी नीड टू इवन हैव अ मूवमेंट फॉर दैट? मतलब इतना लेवल तक गिरना ही नहीं था हमें एक्चुअली। तो इट मीन्स दैट हर कंट्री में अलग अलग लेवल के इश्यूज होते हैं, इसीलिए हम एक कॉमन नहीं रख सकते हैं। We can get an experience of the movement here itself. Can we start a movement to make the school surrounding safe for girls? क्या हम स्कूल में अगर कोई इशू हो रहा है तो क्या हम स्कूल में एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम बोले कि गर्ल्स को सेफ फील हो, दे शुड फील सेफ, you know? Movements were suppressed during the British period, but in the democratic system, existence of movements is an indicator of healthy democratic system. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये सब ब्रिटिश पीरियड के टाइम से चालू हुआ मोस्टली, एंड उन्होंने इस चीज को सप्रेस किया था, ब्रिटिश वालों ने उन चीज को सप्रेस यानी कि दबा दिया था। ये सब अलाउ नहीं करते थे वो लोग, हमारे लीडर्स को, नेशनल लीडर्स को, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल वगैरह, जितने भी लीडर्स थे हमारे नेशनल लीडर्स थे, सबको जेल में डाल देते थे वो, कुछ लोग को तो फांसी पे चढ़ा देते थे। तो ये ब्रिटिश पीरियड ने किया था, क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं चलाते थे। हालांकि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में मूवमेंट्स होना, इट मीन्स आप सही डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कर रहे हो। इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम कि लोगों को हक है अपनी बात बोलने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबली और ऑर्गेनाइज्ड होके। Can you tell which movement in India led to the filing of public interest litigation and the judiciary had to give decision over PIL? Okay, I don't know if you guys know this. Public interest litigation क्या होता है? Now, public interest litigation, जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है, PIL, it is basically लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, एंड वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बीइंग अ लॉयर और आप बीइंग अ पर्सन उनके तरफ से कोर्ट को केस फाइल कर रहे हो कि सर्टेन पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, यू नीड टू लुक इनटू द मैटर। तो ये जो होता है, इसे एक, मैंने आपको एकदम सिंपल टर्म्स में बताया व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोगों के हित में। जॉली एलएलबी मूवी जो है, जॉली एलएलबी मूवी मेरे ख्याल से अरशद वारसी की, अक्षय कुमार वाले में बताया शायद से पीआईएल के बारे में। सो जॉली एलएलबी मूवी जो है पीआईएल केस के ऊपर ही है, मतलब पब्लिक को इशू था जो खुद कोर्ट से नहीं लड़ रहे थे। आप बीइंग अ लॉयर और आप बीइंग अ पावरफुल स्मार्ट लीडर काइंड ऑफ अ पर्सन, आप उस लोगों के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हो और उनको रिप्रेजेंट करते हुए आप केस फाइल करते हो, और गवर्नमेंट उसके ऊपर, लाइक कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन लेती है या उस केस में देखती है, उस मैटर में देखती है क्या हो रहा है। सो ऐसा जो होता है दैट इज कॉल्ड पीआईएल। ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे हुआ था
एक वुमेन लॉयर थी जिनका नाम था पुष्पा, आई गेस नाम था, पूरा नाम मैं भूल चुका हूँ, बट आई एम श्योर पुष्पा नाम था। पुष्पा नाम की लॉयर थी, एडवोकेट थी। उन्होंने उन्होंने पूरे कंट्रीज में इनफैक्ट ये इशू था। बहुत सारे अराउंड अराउंड 40,000 प्रिजनर्स, 40,000 जेल में बंद लोगों को छुड़वाया था। ये वो लोग थे जो छोटे छोटे कुछ ना कुछ रीजंस के वजह से इनके केस अटक गए थे, और कोई क्रिमिनल नहीं था। ओके, गेट दैट क्लियर। कुछ ना कुछ छोटे इश्यूज की वजह से ये अटके हुए थे, जेल में बंद थे, इनके केसेस नहीं सुने जा रहे थे कोर्ट में। तो बिहार में पहली बार पूरे अपने अपने सारे एडवोकेट दोस्तों के खिलाफ जाते हुए, अपने सुपीरियर्स के खिलाफ जाते हुए, एडवोकेट पुष्पा ने केस फाइल किया, इन सुप्रीम कोर्ट तक जो गया। एंड सुप्रीम कोर्ट की तब की चीफ जस्टिस कहा जाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस भागवती भागवती नाम था मेरे ख्याल से, पीएन भागवती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीएन भागवती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीएन भागवती जी ने ये बहुत सॉलिड डिसीजन लिया था। एंड ये इतना बड़ा इशू, मतलब ये इतना फेमस इशू हो चुका था। उन्होंने रातों रात 40,000 पीपल को, प्रिजनर्स को रिलीज किया था, रिलीज करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एंड ये तब से हमारे यहाँ पे एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल की शुरुआत हम बोल सकते हैं। उसके बाद से कोर्ट ने, लाइक जुडिशरी ने एक अलग से पूरा सेक्शन क्रिएट किया जिसमें पीआईएल का केसेस लोग कर सके, पीआईएल के केसेस दर्ज किए जा सके, और पूरा एक सिस्टम तब से उसके बाद से क्रिएट किया गया। सो दैट वाज अबाउट हु लेड द मूवमेंट वगैरह। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही हमारे फादर ऑफ द नेशन नहीं कहे जाते, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए। ऑलरेडी एक मैंने आपको बताया, चंपारण मूवमेंट जो मैंने आपको बोला, पता है, इट वाज अराउंड 1917 के 16 के आसपास का मूवमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट किया, दांडी मार्च जो पूरा किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली था, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। सारे मूवमेंट्स गांधी जी ने जितने भी किए, और गांधी जी की मूवमेंट को मूवमेंट नहीं सत्याग्रह बोलते, लाइक चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह, फिर सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये जितने भी थे, ये सारे के सारे गांधी जी ने जो है वो नॉन वायलेंटली, बिना बिना किसी पे हाथ उठाए, बिना कोई प्रॉपर्टी डैमेज किए किया। इनफैक्ट जब अब इतना बड़ा देश है हमारा, जब गांधी जी ने एक मूवमेंट डिक्लेयर किया था, कुछ लोगों ने, इफ आई एम नॉट, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस नेम एग्जैक्टली, वहां वायलेंस का इस्तेमाल कर दिया था। गांधी जी को जब ये न्यूज मिली, उन्हें इतना बुरा लगा, उन्होंने उसके ऊपर ही सत्याग्रह चालू किया और बोला कि ये बहुत गलत तुम लोग ने किया, मैं तुम लोग को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला था कि वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड आप लोग ने गलत किया। आई एम गोइंग ऑन फास्टिंग टिल डेथ, जब तक आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे। एंड पूरा नेशन वाइड ये इतना सॉलिड इशू हो गया था कि गांधी जी फास्ट पे चले गए थे। उन्होंने लिटरली खाना बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने कहीं पे वायलेंस का इस्तेमाल कर दिया था इन दिस प्रोटेस्ट, इन दिस मूवमेंट्स। ओके, सो बहुत ही पावरफुल मूवमेंट्स हो चुके हैं, आप अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, ये सारे फार्मर्स रिलेटेड मूवमेंट है थोड़े। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्हें यूनिटी का सिंबल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों को यूनाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, खेड़ा मूवमेंट में भी, चंपारण मूवमेंट में भी। ओके, सो दैट महात्मा फुले जी जो थे, महाराष्ट्र में ये काफी सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। ही वाज अ पर्सन, ये इन्होंने स्कूल्स चालू की थी बहुत सारी गर्ल्स के लिए। जनरली नाम हम लोग सावित्रीबाई फुले का लेते हैं जो इनकी वाइफ है, बट महात्मा ज्योतिराव फुले जो थे, वो एक्चुअली मेन थे, जिन्होंने अपनी वाइफ को भी बोला कि why you are not teaching, why you are not coming with me, why you are not supporting। तो
उनको उन्होंने पहले तो सिखाया, समझाया, जिससे सावित्रीबाई फुले जी लाइक फुल्ली बोलो इंस्पायर्ड हुई या मोटिवेट हो गई, जिसके वजह से उन्होंने पढ़ाना और वुमेन्स के लिए इतना गर्ल्स स्कूल वगैरह चालू किया था दोनों ने मिलके। सो महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी काफी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स किए हैं। संत गाडगे महाराज एक आई वुड लाइक टू टेल, ये गाडगे एक्चुअली संत गाडगे है ये। आई यूज्ड टू फर्स्ट टाइम मैंने जब एक बार रीड किया था, नॉट नाउ, लाइक स्कूल टाइम पे एक स्टोरी थी इंग्लिश में, तो मैंने इसको गैज गैज रीड कर दिया था बिकॉज ऑफ द इंग्लिश, संत गैज रीड कर दिया था। इट इज गाडगे एक्चुअली। संत गाडगे महाराज, इन्होंने भी क्लीनिनेस से रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। क्लीनिनेस के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया था। एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सब जानते हैं, इन्होंने दलित एंड बुद्धिज्म को लेके मूवमेंट किए थे। सो सबके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ये थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। डिस्कस ऑन विच इश्यूज डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट्स इन इंडिया इंसिस्ट। सन ऑफ द सॉइल्स, ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगेन सन ऑफ द सॉइल्स, ये है बेसिकली रीजनलिज्म। रीजनलिज्म यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो एक तरह से जो शिवसेना करना चाहती है, वो सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट में आता है। जो उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे एक्चुअली, टू बी वेरी क्लियर, राज ठाकरे जी जो करना चाहते थे कि सन ऑफ द सॉइल का उनका रीजनलिज्म का टॉपिक था कि महाराष्ट्र है तो मराठी लोगों को ही मिलना चाहिए। तो ये चीज इस मूवमेंट का नाम है सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, जिसमें जिस एरिया के आप हो तो उसी एरिया के लोगों का, रीजनल लोगों का ही वहां पे पावर होना चाहिए, वहां पे जो भी है हक होना चाहिए। तो ये उसके बारे में है। तो इसके बारे में आप डिटेल जान सकते हो। कलेक्ट न्यूज इन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज थोड़े से आप निकालिए, अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में नाम दिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट, अंधश्रद्धा नाम से ही आप समझ जाओ, हमारे महाराष्ट्र में ही ये ज्यादा ये हिट है। अंधश्रद्धा यानी जो हम लोग कुछ भी बिलीव करते हैं कि ऐसा किसी, अगर आप बीमार हो तो वो नीम का पत्ता फूकने से, किसी बाबा बाबा से नजर वजर उतरवाने से, या कुछ काढ़ा उन्होंने बना के दे दिया, या कुछ इंसेक्ट खाने बोल दिया, बलि चढ़ाने बोल दिया, सांप के साथ कुछ खाने पीने, बेसिकली ऐसी सब अंधविश्वास, जो क्राइम पेट्रोल पे आप देखते ही होंगे, बहुत सारे एपिसोड उनके अंधश्रद्धा से रिलेटेड होते हैं। कुछ भी वो किसी को मार के उसका खून पी लिया, मतलब ये सब अंधश्रद्धा, जो बिलीव्स का कोई सेंस नहीं बनता है, ये सब के खिलाफ लड़ता है दिस मूवमेंट वाले जो लोग हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो लोग हैं, इनके जो लीडर्स हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वो लोग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हो गया, जो ब्लाइंड फेथ हो गया, उसके खिलाफ ये लोग लड़ते हैं। मूवमेंट्स टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, तो पोल्यूशन ऑफ रिवर्स का तो मेन तो हम बोल सकते हैं तो गंगा का ही जो है कि गंगा क्लीनिंग, क्लीन गंगा का जो पूरा एक कंसेप्ट है हमारा, वो एक मूवमेंट की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। यू कैन सर्च अबाउट इट। मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड की हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आप मूवमेंट्स देख ही सकते हो। नॉट इन माई नेम, ओके, ये एक मूवमेंट चालू हुआ था नॉट इन माई नेम, कि ये एक था मुस्लिम्स रिलेटेड से चालू हुआ था मेरे ख्याल से, कि गाय लोगों को मार के उनका मांस खा जाना, और वैसा कुछ इशू था ये नॉट इन माई नेम का। सो इसके बारे में भी आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हो। इसका इतना मुझे डिटेल्ड मैंने इतना नहीं फॉलो किया इसका न्यूज। So you can do that, do this, so you can do that. Do you know civic problems need not originate only in a social sphere? They can emerge from any section of the society. In India, especially in Maharashtra, many social reform movements were started and society started getting modernized. तो एकदम बोल रहे सिंपल कि हमारे जो लोकल सिविक यानी कि हमारे जो ये रोजमर्रा जिंदगी के प्रॉब्लम्स है, वो सोशल स्पीयर से, हर एक सोशल स्पीयर से पूरे नहीं, वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से भी आ सकते हैं, कि फार्मर्स का एक सेक्शन, विमेन्स का एक सेक्शन, तो दैट इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, उसके वजह से आते हैं। एंड हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे इसी के बेस पे सोशल रिफॉर्म्स आए हैं, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी मॉडर्नाइज्ड हो गई है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ पे वैसे रोका गया था कि चाइल्ड मैरिज का पूरा नहीं, डाउरी नहीं होना चाहिए। फार्मर्स फार्मर्स का सुसाइड वगैरह जो हो रहा था, तो उससे रिलेटेड फार्मर्स
का मूवमेंट हमने किया था। तो सोसाइटी मॉडर्नाइज होते जाती है, सोशल रिफॉर्म यानी रिफॉर्म होना, फॉर्मेशन, रिफॉर्म होना, सोशल रिफॉर्म होना। ओके, आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज आल्सो अ सोशल मूवमेंट। हमारा जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था पूरा, वो एक तरह से पूरा का पूरा सोशल मूवमेंट था। The issues like protecting rights of the citizen, right to vote, minimum wages, economic security are the focus of political and economic movements. स्वदेशी movement is an important economic movement. तो ये यहाँ पे बस बता रहे हैं कि अलग-अलग तरह के जो इश्यूज है उससे रिलेटेड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो जो किसी चीज की पॉलिटिकल चीज से रिलेटेड यानी उसका मुद्दा है, या इकोनॉमिक से रिलेटेड उसका मुद्दा है, तो वो उस तरह का मूवमेंट कहा जाएगा। जैसे स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा, उसके अंदर हम लोग इकोनॉमिकल मूवमेंट यहाँ पे बोला उसको, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने ब्रिटिशर्स लोगों की इकोनॉमी तोड़ने के लिए हमने ये किया था। हमने उनके गुड्स यूज नहीं करने हैं, ये मूवमेंट था वो। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, आप थोड़ा और डिटेल वाइज यहाँ पे देखेंगे। ट्राइबल मूवमेंट, तो ट्राइबल मूवमेंट हमारे यहाँ पे ट्राइब्स बहुत सारे हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये है यहाँ पे। और ट्राइबल्स लोग को उनका हक नहीं मिला जाता है, उनको जंगलों से हम भगा देते हैं, जंगल यूज करने नहीं देते, उसके बारे में ये सारे ट्राइबल मूवमेंट है। ये फोटो आप देख सकते हो, बिरसा मुंडा का फोटो है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर थे मुंडा ट्राइब के। एंड जो कि रांची में होता है, बिहार, अभी बिहार हो जाता है, अभी झारखंड हो जाता है एक्चुअली रांची, बट तब बिहार में था। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का टाइम का बात है, जब झारखंड फॉर्म नहीं था। झारखंड अभी 2000 में झारखंड स्टेट फॉर्म हुआ था। सो उसके पहले जो था, रांची वगैरह डिवाइडेड था, जो बिहार में पड़ता था ये एरिया, जहाँ पे मुंडा ट्राइब है, जिनके एक लीडर थे बिरसा मुंडा, जो वो जमाने में लड़े थे। The pre-independence period, the British government deprived tribal people of their rights to livelihood on forest resources. अब ब्रिटिश लोग ने उनको जंगलों में, जो वहां पे जहाँ पे रहते थे, वहां पे रहना और उनको वहां पे रिसोर्सेस यूज करने से रोका था, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो खुद उस जंगल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती थी, और इसीलिए वो ट्राइबल लोगों को वहां पे रहने से निकाल रही थी। और ब्रिटिश लोग पूरा मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, वो लोग सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते थे, इसलिए दे वर फोर्सिंग ट्राइबल पीपल्स टू मूव इनटू बेटर लोकेशन एंड स्टे एंड लिव अकॉर्डिंग टू दैट, जो वो चाहते हैं, और फॉरेस्ट पे कब्जा खुद करना चाहते थे। तो ये एक थोड़ा सा इसके पीछे का ये है। देयर वाज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम ओडिशा, कोली, भिल्ला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र। ये सारे ट्राइब्स के नाम है, ठीक है। गोंड, कोली, भिल्ला, ये सब ट्राइब्स के नाम है अलग अलग, एंड उनके कहां से है वो बिलोंग करते हुए स्टेट्स के नाम दिए। संथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। The tribal struggle has continued since those years. Tribals in India face several problems. One major problem is that they are denied right over forest. जंगलों पे उनका हक नहीं है, ऐसा उनको बोला जाता है। The main demand of the tribal movement is to accept their right over forest. They should be allowed to collect products of forest and also should have a right to cultivate on forest land. तो ये सबसे पहले इनका मेन मुद्दा यही है कि उन्हें उनका हक मिल जाना चाहिए, कि वो they are able to use the forest land. They should be allowed to use the forest land. They should be allowed to वहाँ पे cultivate agriculture, जो भी उन्हें करना है वो करते रहें, वहाँ के resources use करें, क्योंकि वो वहीं पे रहते, जंगल में ही रहते। Let's read ahead. फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, तो अलग अलग फार्मर्स हमारे यहाँ पे बीच में बहुत ही इशू हो चुका था फार्मर्स सुसाइड का। एंड बहुत ही फार्मर्स को तो हम लाइक ब्रिटिश के टाइम से ही परेशान किया जा रहा है एक तरह से। अभी लेकिन रिसेंटली राज्यसभा में बहुत सारे बिल पास हुए बहुत अच्छे, उसके ऊपर भी मूवमेंट्स चालू हो गए। कुछ ना कुछ लोगों ने, ऑपोजिशन ने बहुत हंगामा किया, राज्यसभा में माइक वगैरह तोड़ दिया, बहुत ही इडियोटिक काम किया लीडर्स ने, ऑपोजिशन के लीडर्स ने। सो गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट जो अभी पावर में, मेजोरिटी बिल पास किया, राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, अब वो लोकसभा में जाएगा, और अगर वहां पास होता है, लॉ बन जाता है, सो फार्मर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनको बेटर रेट्स मिले, उनको बेटर प्रोडक्ट मिले, वो ओवरऑल यहाँ बैठे बैठे इंडिया में कहीं पे भी अपना माल बेच सके, जो उन्हें ज्यादा रेट देने रेडी है। ऐसी सब बातें लिखी है उस बिल में, ऐसा सब होगा उस बिल के हेल्प से। वो बिल पास हुआ मेजोरिटी वोट्स के साथ, एंड ऑपोजिशन लीडर्स ने हंगामा कर दिया उसके ऊपर, एंड राज्यसभा चैनल पे
आप देख सकते हो उसका पूरा फुटेज वगैरह बहुत ही घटिया काम किया, माइक वगैरह तोड़ दिया, स्पीकर को नॉनसेंस बोला, बुक फाड़ दी, रूल्स की बुक फाड़ दी। मतलब आप सोचिए वो बुक का लिटरली लाइक उसको माथा टेका जाता है, वो बुक फाड़ दी। तो ये सब घटिया काम किया, तो ये मूवमेंट का हिस्सा, ये मूवमेंट नहीं बोल सकते। ये घटिया तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो फालतू चीजों पे। आप जो आप अपना जो भी पार्टी को बिलोंग करते हो, आप उसको भी शर्मिंदा कर रहे हो, आप उसका नाम खराब कर रहे हो, एंड आप गलत गलत कर रहे हो, आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो। आपको वहां बिठाया था लोगों ने चूज करके कि आप सही काम करो, तो आप ये फालतूगिरी कर रहे हो। सो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज हो चुकी है। एंड महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे जी ने, मैंने रिसेंटली अभी पढ़ा, कल की बात में मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक ऐप वगैरह लॉन्च किया है, ई ई कुछ तो किसान करके रिलेटेड कुछ तो ऐप कुछ तो उन्होंने लॉन्च किया रिगार्डिंग टू फार्मर्स, जिसमें अगेन फार्मर्स विल गेट गुड रेट्स ऑफ देयर प्रोड्यूस, दे विल बी एबल टू सेल वेर एवर दे वांट। और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं टू गेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नाउ, फॉरेन इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फार्मिंग लैंड्स एंड थिंग, ताकि फार्मर्स कैन गेट व्हाट दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, जो उनको नहीं मिला था अब तक वो उनको मिल सके। उनके अंदर अगर लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उनके पास बेसिकली पैसा आएगा एंड दे विल बी एबल टू डू मोर बेटर फार्मिंग। ओके, तो ये मैंने करंट थोड़ा सा आपको बता दिया। लेट्स रीड दिस नाउ। Farmers movement in India is an important movement. During the British period, farmers started getting organized due to anti-agriculture policies of the British colonial government. You must be aware of the farmers movements in the Bardoli, Champaranya. तो मैंने आपको बोला चंपरण, तो that is this Champaranya. एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये लोग ने सेम बारडोली वगैरह में भी सेम इशू हुआ था कि कैश क्रॉप उगाने बोल रहे थे, वहां पे फेमाइन हो गया था वहां पे, तो बारडोली में इफ आई रिमेम्बर प्रॉपर्ली। सो वहां पे तो फेमाइन वगैरह हो गया था एंड टैक्सेस भरने को ब्रिटिश टैक्स लेती थी हमसे। लगान, लगान मूवी उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, राइट? तो लगान लेती थी हमारे से एंड वो साल बारिश ही नहीं हुई थी और प्रॉब्लम हो गई थी। सो अगेन सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अगेन मेनी ऑफ द लीडर्स, महात्मा गांधी, इन्होंने सबने, जो उस टाइम के नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे एंड महात्मा गांधी जी ने अगेन चंपारण वगैरह में, बारडोली, ये सारी जगहों पे सत्याग्रह करके, सिंपल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को अब तक परेशान किया था, लिटरली उनकी लैंड्स, उनको धमकी दे दी थी कि आपकी लैंड प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, और उन्होंने ले भी ली थी। और गांधी जी आते हैं, उन्होंने सिंपली नॉन वायलेंटली सत्याग्रह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंपली मना किया कि टैक्सेस तो हम नहीं भर पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा हमको, एंड प्रॉपर्टी भी वापस देनी पड़ेगी। एंड यू वोंट बिलीव, ब्रिटिश सरकार को वो बात माननी पड़ी। उन्होंने 2 साल तक टैक्स माफ किया एंड जितनी प्रॉपर्टीज ले ली थी गलत तरीके से, दूसरे लोगों से खरीदवा के या हाई कम रेट्स में, या जो भी सब गलत किया था, सबकी सब प्रॉपर्टीज रिटर्न कर दी गई और लैंड रिटर्न कर दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड। तो दैट इज द पावर ऑफ Gandhi ji, and that is the power of being in a group, being a non-violent person, being a that kind of vision. So moving ahead, farmers movement were inspired by the thoughts of Mahatma Phule, Justice Ranade and Mahatma Gandhi. तो ये सारे लोगों ने अलग अलग लेवल पे फार्मर्स की हेल्प की थी। ड्यू टू सम रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, दैट इज टेनेंसी लॉज, लॉज रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड एक्सेट्रा। टेनेंसी यानी कि टेनेंट, यानी कि किसको रेंट पे देना है लैंड वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड टेनेंसी लॉज। एंड टिल्टिंग ऑफ द लैंड, यानी कि किस तरह से लैंड को टिल्ट करना है वगैरह, जो फार्मिंग का प्रोसेस है। टिल्टिंग इज अ फार्मिंग का मेथड, एक स्टेप ऑफ फार्मिंग है। सो उससे रिलेटेड कुछ लॉज है। द फार्मर्स मूवमेंट स्लोड डाउन, उसकी वजह से फार्मर्स मूवमेंट स्लो हो गया थोड़ा सा। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, द फार्मर्स मूवमेंट बिकेम more active and effective. Though Green Revolution aimed at increasing agricultural production and achieving self-sufficiency in food grains, it did not benefit the poor farmers. The farmers were not divided, now divided into rich farmers and poor farmers. Dissatisfaction among the poor farmers led to the beginning of farmers movement. तो ग्रीन रेवोल्यूशन से तो अच्छा होना चाहिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन वो चीज है जिसके अंदर हमने बहुत सारा ओवर
एक्सपोर्ट कर सके उतना प्रोड्यूस किया, सो उसमें क्यों फिर लोग अनसेटिस्फाई रह गए? बिकॉज इसके अंदर फिर पार्टीशन हो गए, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। जो फार्मर्स का डायरेक्ट खुद कहीं पे वो सेल आउट नहीं कर सकते अपनी, एक फार्मर्स लोग का मंडी होता है, मंडी मंडी बोलते हैं उसको। सो अगेन आई एम गोना टेल यू जो अभी चल रहा है, अभी का जो रूल्स, मंडी मतलब वो उतने वो पर्टिकुलर एरिया में वही मंडी में वो जो मार्केट लगता है बेसिकली, वहीं पे अपना बेच सकते हैं प्रोड्यूस, और बाहर कहीं नहीं बेच सकते, दूसरे मंडी में नहीं जा सकते, दूसरे रीजन में नहीं जा सकते। तो अभी जो बिल पास हुआ जिसकी मैंने अभी बात की राज्यसभा में, तो मोदी गवर्नमेंट ने ये बिल पास करते हुए ये बोला कि अब फार्मर जो है कहीं भी अपने मंडी में उसको कंपलसरी रहना जरूरी नहीं है। उसको अगर यहाँ वो खुद गुजरात में, और अगर उसको चेन्नई में उस अपने माल का ज्यादा दाम मिल रहा है, तो वो वहां सीधा बेच सकता है। इतना फ्लेक्सिबल पूरा ये कर दिया, जिसकी वजह से अब फार्मर, अब जो फार्मर्स को दबाने वाले जो उनके बीच में मिडल मैन तरह से, एक तरह से जो बोल सकते हैं हम लोग, वो लोग जो उनसे माल खरीद के लेके आते और बाहर फिर जाके हैवी रेट्स में बेचते और फार्मर्स से कम रेट्स में ले लेते थे, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब फार्मर उसको मना कर देगा कि भाई तू नहीं मेरे को दाम रहता है तो तू जा, मैं तेरे को नहीं बेचने वाला, मैं डायरेक्ट कहीं और जाऊंगा। तो ये अब हो जाएगा, फार्मर के हाथ में थोड़ा पावर अब आ चुका है वापस से। सो फार्मर्स पहले तो इसके वजह से रिच एंड पुअर फार्मर्स में डिवाइड हो गए थे, और पुअर फार्मर्स का डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ही फार्मर्स मूवमेंट और आ गए। Appropriate price for agriculture products, agriculture to be treated as an industry, implementation of the recommendation of the Swaminathan Commission, relief, debt cancellation, national policy for agriculture are some of the demands of the farmers movement. तो फार्मर्स मूवमेंट ये अलग अलग बातें आपको दी है, ये आपको थोड़े से नाम याद रखने, अलग अलग टर्म्स याद रखने अलग अलग, कि ये सारे इश्यूज है जो फार्मर्स मूवमेंट चाहती है, जिसमें से यही बातें जो मैंने अभी बोल रहा था, जो राज्यसभा में बिल पास हुआ है उसमें ये बहुत सारी ये बातें कवर अप हो चुकी। फिर है शेतकरी संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं जो फार्मर्स के लिए काम करते हैं। नेम द पॉलिसी स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो आप ये अगेन यू विल सर्च इट आउट, आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या नाम है पॉलिसीज का। मोस्टली पॉलिसीज जो होते हैं वो ऐसा ही स्टार्ट होता है, पीएम कृषि, मेरे को याद है पीएम कृषि, कृषि यानी फार्मर होता है, कृषि यानी फार्मर होता है, पीएम कृषि योजना, संचाई योजना ऐसा एक योजना है। तो ऐसे बहुत सारे और कौन से योजनाएं हैं, पॉलिसीज है, योजना यानी पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज है आप लोग मुझे बताइए। ट्रेड यूनियंस, ओके, ट्रेड यूनियंस क्या होता है? नाउ सिंपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगेन वर्कर्स लोग जब धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए, तो अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि एम्प्लॉयर्स लोग जो थे वो वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को दबाते थे, वो लोग उन्हें उनका हक वाला पैसा नहीं देते थे और ज्यादा काम कराते थे। तो ऐसा सब होता था, तो इसके खिलाफ अब कौन लड़े? उसके लिए अगेन मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, ये सब चालू हुआ, एम्प्लॉयर्स को उतने वेजेस देने पड़े बाद में। तो यही सिस्टम आगे जाके बन जाता है ट्रेड यूनियन। आज की तारीख में हर एक फर्म में एक, जितने एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका आपस में एक कुछ ना कुछ ट्रेड यूनियन होता ही है। हर एक फर्म का, हर एक कंपनी का खुद का एक ट्रेड यूनियन होता ही है, जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच का कन्वर्सेशन रहता है। उनको सही सैलरी, सही टाइम पे वेजेस मिलते हैं, सही टाइम पे छुट्टी जो मिलनी चाहिए मिलती है, जितना वर्किंग आवर्स है वो सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये ट्रेड यूनियन ये काम करती है। तो पहले आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा पता हो। ट्रेड यूनियन इन इंडिया इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी कपड़ा इंडस्ट्री जो था हमारे यहाँ पे, उसमें ये सब बहुत चालू हुआ था पहले। रेलवे कंपनीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century. In 1899, railway workers went on strike for their demands. However, the first organization for resolving the issues of the workers was established in 1920. These organization is known as All India Trade Union Congress. तो ये तो देखिए आपको पता है पार्टी बन चुकी है अभी, राइट? सो यही बता रहे आपको, बेसिकली सिंपल सा इंफॉर्मेशन ही था कि लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेलवे चालू हुए थे जिसमें वर्कर्स लोग थे, एंड उनका हक नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। एंड आगे जाके यही एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
In the post-independence period, trade unions started working more effectively, और after independence के बाद ये और effectively काम करने लग गई. In the beginning of the 19th century, industries like textile mills, railway company were started in India. Trade union movement in India has the background of this industrialization. तो मैंने आपको already बोला industrialization का background है इसका. Okay. In 1960s and 70s, trade union movement organized several agitations. तो post independence की अब बात कर रहे हैं. But from the 1980s, trade union movement started getting disintegrated. 1980s के बाद थोड़ा सा टूट गया, disintegrate, because of globalization. Globalization has affected the trade union movement to a great extent. Globalization की वजह से बहुत ज्यादा असर हुआ है. What is globalization? Globalization is basically पूरा ग्लोब एक, पूरा वर्ल्ड एक है और हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं. सो ये एक मूवमेंट जो चालू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन. यू कैन सेल योर थिंग्स एनीवेयर, यू कैन बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन वर्क आउट एनीवेयर. तो ये जो पूरा एक मूवमेंट चालू हो गया था, ग्लोबल मूवमेंट चालू हो गया, ग्लोबलाइजेशन, उससे ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे बहुत फर्क आ गया था. इन इंडिया वर्कर्स आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, absence of legal protection for workers, unlimited working hours, insecurity at the workplace, health hazards are some of the problems. तो वर्कर्स को ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है. हालांकि अब तो ये बहुत सारी चीजें नहीं है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए कि वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पहली बात अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस. अब देखिए, हर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है. उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ये लिखा ही होता है एम्प्लॉयज के कि वो कभी भी एम्प्लॉयज को निकाल सकती है ऑन बेस ऑफ एनीथिंग. अब भी अगर रिसेंट टर्म्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस बहुत सारे फर्म्स ने, बहुत सारे कंपनीज ने अपने कितने सारे एम्प्लॉयज को रातों रात निकाल दिया. करीब 400 400 500 500 वर्कर्स को रातों रात निकाल दिया बिना किसी रीजन के. बिना रीजन यानी उन्हें कोई मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं देना पड़ा कि हम तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं. कितने टीचर्स, स्कूल में कितने टीचर्स को निकाल दिया गया है, उन्हें जॉब नहीं दी गई है, उन्हें सैलरी देना बंद हो चुका है, उन्हें लिटरली पूरा आधा साल जो है निकल चुका है और उन्हें कोई सैलरी नहीं मिली है. सो टीचर्स का बहुत बुरा हाल है पूरे कंट्रीज में फिलहाल. ठीक है. सो ये एक तरह से अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हो जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, पैसा कब बंद हो जाए पता नहीं, लीगल प्रोटेक्शन कोई है नहीं. हालांकि अभी लीगल वेज है टू बी प्रोटेक्टेड, बट ये सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ हजार्ड्स यानी कि वर्किंग कंडीशन वहां की अच्छी नहीं है, फैक्ट्री वगैरह जो भी है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो ट्रेड यूनियन सॉल्व कर सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट है हमारा वुमेन्स मूवमेंट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे यहाँ पे पहले से ही. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रोग्रेसिव मेन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट. तो प्रोग्रेसिव मेन यानी कि जो आदमी लोग दूर का सोचना जानते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय की बात करें, महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करें, ये सारे लोग जो है वो लोग बहुत ही यहाँ से रैशनल, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही दूरदर्शी प्रोग्रेसिव मेन थे. ये लोग ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी पहली बार और इन्होंने वुमेन्स मूवमेंट चालू किए थे सारे. द वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट women and ending their exploitation, help them to lead a respectful life and participate actively in social life. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले and सावित्रीबाई फुले, महर्षि महा महर्षि महर्षि ढोंडो केशव कार्वे, पंडिता रमाबाई रनाडे took initiative in ending the practice of sati, child marriages, reforms such as widow remarriage, women education and right to vote to women were possible due to the work of these reformists. After independence, the constitution gave equal rights to women in all fields. In spite of this, women were not treated equally in several fields. तो ये लोग के नाम आपको थोड़े से याद रखने हैं. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने बहुत कुछ किया था. अगेन बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, सावित्रीबाई फुले, रामाबाई रनाडे, पंडिता रमाबाई. तो ये सभी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था वुमेन को नजर में रखते हुए. इन्होंने चाइल्ड मैरिज रोकने पे काम किया था. सती जो सिस्टम था वो हम बहुत, ये सब के बारे में पहले बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, व्हाट इज सती एंड ऑल, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा ये.
सती को रोकने में, चाइल्ड मैरिज रोकने में, विडो रीमैरिज, जो हमारे यहाँ पे हस्बैंड्स मर जाते थे, विडोज का पहले तो सती रोकना पड़ा कि वो लोग को मरने से रोको, और फिर उनको फिर से शादी करने का हक दो, ताकि क्योंकि उनकी एज बहुत छोटी है अभी फिलहाल, तो यार उन्हें लाइफ पूरी बाकी है, कैसे जिएंगे वो लोग। तो विडो रीमैरिज भी बहुत बड़ा इशू था। इससे रिलेटेड भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राजा राम मोहन रॉय खुद उन्होंने एक विडो से शादी की थी, रीमैरिज किया था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो बहुत सारे ये इनिशिएटिव लिए थे टू मेक द सोसाइटी चेंज अराउंड देम, एंड वुमेन के लिए बेटर लाइफ कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें इक्वल हक होने के बावजूद बहुत सारे फील्ड्स में उन्हें इक्वल हक आज भी नहीं मिलता है, बहुत जगह प्रॉब्लम्स होते हैं। During this period, women's movement aimed at freedom of women. The movement demanded that the women should be treated as human beings. In the latter period, women participated to a great extent in movements against corruption, caste discrimination, religious extremism, which made them aware of injustice against their own selves. तो इसके बाद तो वुमेन लोग खुद भी पार्टिसिपेट करने लग गए इसके अंदर। पहले तो वुमेन को हमको बोलना पड़ा कि कोई बात नहीं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ में। मेन लोग ने इनिशिएटिव लिया था, और फिर वुमेन लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करने लग गई, एंड वुमेन लोग ने फिर करप्शन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के नाम पे जो उनसे काम कराए जा रहे थे, फालतूगिरी कराई जा रही थी, वो सारी चीजें, ये सब चीजें से वो अवेयर हो गई और आवाज उठाई। Women started taking initiative in organizing against injustice. In India, women's movement is not homogeneous in nature. However, women's movements are, at various levels are taking up the issues like women's health, social security, financial independence, empowerment. ओके, सो होमोजेनियस नहीं है, मतलब कि सेम तरह का नेचर नहीं है वुमेन्स मूवमेंट का। हर वुमेन मूवमेंट कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम को डील करता है जो कि वुमेन से रिलेटेड है। सो नीचे दूसरे एग्जांपल्स दिए कि कुछ हेल्थ की बात करते हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कोई एम्पावरमेंट की बात करते हैं। ओके, ऊपर ही है, नॉट नीचे। Today's today's women's movement face the challenge of equal education for women and giving women a status and prestige as human beings. तो आज का चैलेंज अभी भी यही है कि उनको इक्वल एजुकेशन नहीं मिलता है, एंड स्टेटस नहीं मिलता है, इक्वल पे की भी बात चलती है। सो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट मूवमेंट्स। एनवायरमेंट मूवमेंट्स भी एकदम सिंपल, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इज बेसिकली, हम नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं, राइट। गंगा का जो एक्शन प्लान था पूरा, कि गंगा रिवर्स में जो क्लीनलीनेस नहीं रही है उसको करो ठीक। सो ये सारा जो पोल्यूशन एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हम बात करते हैं, दैट इज एनवायरमेंट। We are aware that environmental degradation is a serious problem at a national and international level. At the international level, several movements are working to stop the deterioration of the environment. If we see if we see a significant international cooperation in this field, we see, sorry, not if, we see a significant international cooperation in this field. हमें बहुत सारा इसमें cooperation मिल रहा है, देखने मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इट इज अ ग्लोबल इशू ना, इसलिए बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं इसको लेके। इन इंडिया मेनी मूवमेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। The environment movements are taking up issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their ill effects. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एनवायरमेंटल मूवमेंट दूसरे अगर बात करें, फॉर एग्जांपल चिपकू मूवमेंट जो था, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। चिपकू मूवमेंट जो था वो क्या था, वो ट्रीज को नहीं काटने का मूवमेंट था, राइट। ट्रीज पे लोग चिपक जाते थे और काटने से रोकते थे। तो चिपकू मूवमेंट इज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे जो अलग अलग मूवमेंट्स है, ये सब कहीं ना कहीं हम जो हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड होते जा रहा है, डिटेरियोरेट होते जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम ये मूवमेंट्स करते हैं, एंड जिसमें इंटरनेशनली भी काफी सपोर्ट मिलता है। ओके, जागो ग्राहक जागो, ये एक्चुअली नीचे कंज्यूमर मूवमेंट का है, नॉट ऊपर का। सो कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986। सो अगेन कंज्यूमर जागो ग्राहक जागो, ये एड्स तो आपने देखी ही होगी, ये सुना ही होगा, टर्म तो सुना ही होगा आप, थिएटर्स वगैरह में बताए जाते हैं एड्स, एंड नॉर्मल टीवी पे भी आता है, जिसमें आपको ब्रांड ब्रांड नहीं, आई फॉरगॉट द, जिसमें आपको जागो ग्राहक जागो के एड्स आते हैं, जिसके अंदर आपको एक लेडी आके बताती है कि बिल मांगना चाहिए,
अगर बिल नहीं दे रहे हैं तो फिर टाइटल आता है जागो ग्राहक जागो, या फिर कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है। जो हम सारे हैं जो खरीदते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज, तो प्रोडक्ट जो खरीदते हैं वो कंज्यूमर हो जाता है, तो कंज्यूम करने वाले, तो उनसे रिलेटेड उनके साथ जो गलत ना हो, एडल्ट्रेटेड चीज हम ना खाए, एडल्ट्रेटेड यानी मिलावट वाली चीजें हम ना यूज करें। तो ये सारी चीजें के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। सो उससे रिलेटेड ये है। कंज्यूमर मूवमेंट इमर्ज इन इंडिया आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट came into existence in 1986. This movement has a broad objective. The movement believes that each member of the society is a consumer. Due to changing nature of social economic system, consumers face different problems. Adulteration, increased cost of items, frauds in the weight and measures are some of the problems. So मैंने आपको ऑलरेडी बोला, एडल्ट्रेशन, चीजों के भाव बढ़ जाना बेफालतू में, गलत इस वेट्स का इस्तेमाल होकर लोगों को लूटना, तो ये सारा कंज्यूमर का इश्यूज है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इसके खिलाफ, मतलब ये सारी चीजों के खिलाफ मूवमेंट होता है, तो उसे कंज्यूमर मूवमेंट कहा जाता है। Consumer movement work to protect the consumer from such type of frauds. The movements increase the participation of people in public life. अब पूरा ओवरऑल एंड कर रहे चैप्टर को कि मूवमेंट्स क्या करता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। द post 1980 movements are called neo social movements as their nature is different from the earlier movements. तो ये आपको याद रखना है नाम। 1980 के बाद वाले मूवमेंट्स को नियो सोशल मूवमेंट्स कहा जाता है। द मूवमेंट्स, नियो का मतलब न्यू होता है। द मूवमेंट्स आर इशू बेस्ड है, मतलब हमने एक स्पेसिफिक इशू को लेकर उसके ऊपर हमने मूवमेंट किया हुआ है। उसके पहले हम लोग का थोड़ा मूवमेंट्स जो थे वो अलग तरीके से होते थे थोड़े। उसके पहले तो मोस्टली हमने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इशू किया था, राइट, लाइक मूवमेंट्स किया था। It means they try to organize issue-based mass movements. In the next chapter, we will study challenges before democracy. So, हालांकि ओके चैप्टर फिनिश हो गया हमारा, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये ग्रीन बॉक्स है, देखते हैं क्या है। डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा राणा, ऑल्सो नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। ओके, ये इन्होंने बहुत राजस्थान में बहुत प्यारा काम किया था। इन्होंने बहुत जगह पे रिवर को पहले से रिवर को फिर से सर्वाइव कराया। एंड बहुत जगह पे इसे जोहाड़ कहा जाता है, पानी जहाँ पे स्टोर किया जा सके, पानी जहाँ पे आए जमा हो, वो उन्होंने बनाया बहुत सारा। तो लेट्स रीड अबाउट हिम। He became famous becoming because of the building of thousands of johad in Rajasthan. He revived rivers in the desert of the Rajasthan. He formed an organization, Tarun Bharat Sangh, which worked for building 11,000 johad in hundreds of villages all over India. He started campaign for water conservation, revival of rivers, forest conservation, wildlife conservation. His social movement is active for last 31 years. 31 years से अभी तक active है। इन्हें he won a Stockholm Water Prize, which is also known as Nobel Prize for Water. तो बहुत प्यारा काम इन्होंने किया, खुद इनिशिएटिव लिया। देखिए, मूवमेंट का मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं है। अगर आप खुद एक्शन लेना चाहते हो, खुद करोगे, वो ज्यादा चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो दैट वाज अ चैप्टर ऑल अबाउट मूवमेंट्स, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा कुछ खुद भी रिसर्च वगैरह कीजिएगा मूवमेंट्स के बारे में, तो थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड ऑलवेज 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 रिमेंबर, अगर आप गांधी जी जैसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी। हालांकि आपको ये चैप्टर नहीं है आपके पोर्शन में, लेकिन आई थिंक आपको डेमोक्रेसी के बारे में और उसके चैलेंजेस जो हमारी कंट्री फेस करती है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप गुड सिटीजन बनो और थोड़े स्मार्ट सिटीजन बनो। इसलिए ये चैप्टर हम जरूर करेंगे। अभी थोड़े टाइम बाद करेंगे, बट करेंगे जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आंसर करिए कमेंट्स में, थोड़ा सा रिसर्च रिसर्च करिए। गेट एक्टिव, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस। थैंक यू सो मच।